तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ जुड़े हैं दीप्ति देशपांडे जी। नमस्ते। एंड हर जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग। वो उन्होंने खुद ने केमिकल इंजीनियरिंग किया, वहाँ से उन्होंने योगा सीखा। TV9 मराठी पर उनका शो 2 साल तक ऑन एयर था, योगा स्पेशल शो था। वहाँ से उन्होंने जंप मारी और सीखा है एक अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी में एक यूनिक चीज़ जिसका नाम है मेरु चिकित्सा। और ये मेरु चिकित्सा के बारे में ही आज हम मेनली बात करने वाले हैं दीप्ति जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। धन्यवाद अर्पित, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीप्ति जी, आपका जर्नी बड़ा ही अचंभित करने वाला भी है, एक इंजीनियर, योगा, फिर मेरू। तो इस पे आने से पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये मेरू चिकित्सा है क्या, जिसने आपको इतना अट्रैक्ट किया जो आप अभी कर रहे हैं लाइफ में। मेरु चिकित्सा जैसे वो शब्द है, मेरु मने स्पाइन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, और चिकित्सा मने सेटिंग इट राइट, जो ठीक नहीं है उसको सेट करना। तो स्पाइन क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम ग्रो हो रहे थे तो स्पाइन है हमारी रीढ़ की हड्डी जो सबसे पहले ग्रो होने लगती है, और वहाँ से फिर बाकी सारे ऑर्गन्स आते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सारे ऑर्गन्स और सारे नर्वस सिस्टम वहाँ से कनेक्टेड है। तो उसके द्वारा, उसके थ्रू बहुत ही लाइट टचेस के साथ हम पूरे शरीर में कोई भी डिजीज़ है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, या मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर लेवल पे इस चीज़ से काम हो सकता है ये थेरेपी से। इसको और थोड़ा डिटेल में हम ऑब्वियसली आप और सवाल पूछेंगे तब जानेंगे, लेकिन ये थेरेपी हाथ से दी जाती है और पेट के बल लिटा के स्पाइन से लेके गर्दन, फीट, हिप्स पे ये टचेस दिए जाते हैं। कोई जोर से नहीं है, कोई पिन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बट वो ये थेरेपी बोल सकते हैं एक प्रेजेंट मोमेंट थेरेपी है। जो देने वाला है वो भी प्रेजेंट मोमेंट में देता है, जो लेता है वो प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है, और उस वजह से हमारा जो एक्चुअल नेचर है, जो मेरे गुरु श्री श्री रविशंकर जी बोलते कि हमारा नेचर ही प्यार है, लव, वी आर मेड अप ऑफ लव। तो ये हमारे नेचर के तरफ लेके आता है। जैसे हमारे जो बाकी सारे स्ट्रेस, बाकी सारे हम जो बाउंड्रीज बनाए हैं और जिसके वजह से तकलीफ़ें आई है, वो धीरे धीरे बाय प्रोडक्ट निकलने लगती है, और हमारा जो नेचर है, लव, हैप्पीनेस, वो आने लगता है और डिजीज़ ऑटोमेटिकली चली जाती है। ये मैजिक है मेरु चिकित्सा की। यानी आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है ये बहुत डीप है। इट्स नॉट जस्ट हीलिंग योर बॉडी, इट्स लाइक कनेक्टिंग योर सेल्फ। एब्सोल्युटली। ओके, वाओ। तो मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि हाँ मुझे मेरू अभी सीखना है या फिर ये करना चाहिए? वो जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, लेकिन वो करियर और वो चीज़ें आपको चूज़ करती है। तो मुझे लगता है मेरी जर्नी मोर ऑफ वो रही है। तो मैं जब इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ रही थी तो हेरिडिटरी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। मुझे अस्थमा था, एलर्जीज़ थे, बहुत जल्दी थक जाती थी, माइनर थैलेसेमिया है, मतलब लिस्ट बहुत ही लंबी है। तो पूरा बचपन उसमें गुजारा है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से और अच्छे पेरेंट्स जो बहुत सपोर्ट किया है उसके वजह से हम उसके थ्रू जा पाए। लेकिन एक 17 इयर्स की उम्र में, अराउंड 17 साल की उम्र में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, और मेजर स्लिप डिस्क थे। हम बेड पे 8 महीने थे, कॉलेज से ड्रॉप लिया था, बहुत लाइफ का बहुत ही मतलब डिप्रेस स्टेट था। और उस समय जब हम डॉक्टर्स के पास गए थे, बहुत डॉक्टर्स देखे और सबने यही बोला कि सर्जरी करना चाहिए। और सर्जरी जब, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो और सवाल पूछने पर पता चला कि जो डिस्क है वो जितने बाहर आए हैं वही काट देते हैं, तो वो, और उसका रिस्क 50% है। ये खुद बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे शेयर किया था। तो मुझे लगा था कि 50% रिस्क वाली चीज़, अगर आपको 18 साल की उम्र में पैरालिसिस या कोई भी डरावनी चीज़ हो जाती है, तो पूरी ज़िंदगी आप आपकी दाव पे कैसे लगा सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी ऑप्शन होना चाहिए। तो तब वहाँ बहुत ढूंढने लग गए, और तब एक दूसरी ऑल्टरनेट थेरेपी है, मैंने वो ट्राई की थी। तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ें बिना सर्जरी के भी पॉसिबल है ठीक करना। तो वो माइंड में इंक्विजिटिवनेस और एक ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ये सारी चीज़ें भी रह गई थी, और एक ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स खुद के शरीर के प्रति, क्योंकि आपका खुद का शरीर ही खुद को ठीक कर सकता है, ये मुझे रियलाइज़ हुआ। ऑन द वे मैंने इसके साथ मुझे मेरे गुरु मिले श्री श्री रविशंकर जी, और मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी। उससे मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हुई, और बाकी के डिजीजेस, मेरे अस्थमा, एलर्जीज, वो सारे चले गए।
और स्लिप डिस्क ये ऑल्टरनेट थेरेपी से बेटर हुई। और Okay. पहले से मैं योगा करती थी तो वो भी लाइफ कंटिन्यू चालू रखा। हाँ। जब मैंने इंजीनियरिंग होने के बाद जॉब किया, मैं केमिस्ट्री सिखाती थी, तब वहाँ के जो बच्चे थे केमिस्ट्री के अलावा उन रियलाइज़ किया कि उनके लाइफ में और बहुत सारे इश्यूज़ है, तो उसके साथ उनको काउंसलिंग शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनको केमिस्ट्री के अलावा बाकी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलिंग की, गाइडेंस की, कि उनके फैमिलीज़ में कोई ज़्यादा थी नहीं जो बता सके कि क्या करना है। वहाँ से मैं योगा के फील्ड में गई, क्योंकि पहले ऐसे मानते थे कि योगा मतलब जिनको कुछ और काम नहीं है हाँ। या एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो ऐसे एक्स्ट्रा के लिए लोग योगा करते हैं, उसका वैल्यू नहीं था। तो इसलिए हम पहले योगा के तरफ मुड़े, हमने हमारा जॉब छोड़ दिया और हमने ये डिफ़िकल्ट जर्नी स्टार्टिंग में थी कि आज एक्सेप्टेंस बहुत है योगा का, वो टाइम पे 8-9 साल पहले बहुत कम था, तो वो शुरुआत की। और जब हम योगा के हमने लोगों को सिखाना शुरू किया, टीवी शो भी चालू था, तब लोग डिजीज़ेस लेके आते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उनको सीधा योगा सिखाना बहुत मुश्किल था। जैसे आपके पास कोई पैरालिसिस है, पार्किंसन है, या कोई ऐसे मेजर डिजीज़ेस के साथ आए, एक्सट्रीम नी पेन है, उनको इमीडिएटली योगा सिखाना बहुत मुश्किल था। तो मेरी जो पहले 17-18 साल की जो उम्र थी कि ये ऑल्टरनेट थेरेपी कुछ और भी हो सकता है जिससे हम ठीक हो जाए, तो तब मैंने अपनी पहली जर्नी CST सीखने से शुरू की थी, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी। और उसके बाद 2 साल बाद रियलाइज़ किया कि ये फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, और फिर हमने अराउंड 6 साल पहले मेरु चिकित्सा सीखना शुरू किया। तो पता नहीं था क्या था ऑनेस्टली, बस लगा था कि ये कुछ तो अच्छा है और इससे ठीक होगा, ये इंटेंशन रहा है, वो भाव रहा है, क्योंकि हमारे गुरु ने वो सेवा भाव सिखाया है। तो बस आपका इंटेंशन है सर्व करने का, तो वो था। और तब हमने सीखना शुरू किया, और जब देने लग गए तो उतना पैशन नहीं था कि हम सब छोड़ छाड़ के ये करने लगे, पर जब देने लगे तो देखा कि लोगों के सालों सालों की तकलीफ बस कुछ सेशन में ठीक होने लग गए। तो मुझे लगा कि कितने लोग पीड़ित हैं, और हम अपना थोड़ा सा पैसा, करियर को बाजू में रख के अगर इस तरीके से जन सेवा में आ जाए तो कितने लोगों की मदद होगी। वाह, बहुत तो बढ़िया। वैसे इस फील्ड में आ गए हैं। ये बहुत बढ़िया। तो यानी आपका खुद का एक अनुभव रहा है, सेवा भाव रहा है, ऐसे बहुत इन चीज़ों को कंबाइन करके आप आज मेरु चिकित्सा सिखा भी रहे हैं ना लोगों को कि जी। कैसे देना है। जी। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था जो ठीक हुआ अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी से, तो यदि कोई मेरु लेता है या फिर किसको लेना चाहिए, जैसे क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती है मेरु से? लिटरली ये बोलने में ऐसा सरप्राइजिंग है, अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन मैं और मेरे जो और भी मेरु चिकित्सा के स्टूडेंट्स हैं और मेरे को टीचर्स हैं जो भारत भर में, सब अग्री करेंगे कि कोई भी डिजीज़, वो छोटी से छोटी हो, जैसे कि थोड़ा सा कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, या इधर गाल पे भी लिटरली दुख रहा है, सिर दर्द है, माइग्रेन्स है, हेडेक्स है, IBS है, पार्किंसन, फिर पैरालिसिस, इतना तक कि ये हम ऑब्वियसली हम इतना चैलेंज से नहीं कर रहे हैं, अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी करें, क्योंकि मेडिकल अप्रोच होना भी बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच। लेकिन ये हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज है पूरे भारत भर में कि लोग कैंसर से भी मुक्त हुए हैं, एनीवेयर बिटवीन 30-40%, 50% टू इवन 100%। इतना बड़ा डिफरेंस आया है, ये हमारे केस स्टडीज़ है, और इसके ऊपर हम एक ऑफिशियल जैसे रिसर्च होते हैं, PhD करते हैं, वैसे अभी कुछ रिसर्चेस भी चल रहे हैं। बट अभी फिलहाल 1 साल पहले ये मेरु चिकित्सा के ऊपर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन भी आ गया है। तो ये अभी फिलहाल आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से भी ये थेरेपी सर्टिफाइड है। तो लोग जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, या थोड़ा कुछ गैप आ गया, नी पेन, कोई भी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, और इतना तक कि ऑटिज्म है, ADHD है, बच्चों के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत सारा डिफरेंस देखा है। प्रेग्नेंट मदर्स के ऊपर उनको बहुत रिलीफ मिला है। लिटरली अर्पित, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, जो आपका इशू है, फिजिकल हो या मेंटल हो, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो, या तो इमोशनल हो, कोई अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है, या लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और उनको वो समझ में नहीं आ रहा डायरेक्शन क्या हो, या वो अपना जो बेसिक नेचुरल बिहेवियर उससे हम अलग बिहेव कर रहे हैं, तो आपको वो हेल्प करता है रिलैक्स करने को। आपके ज़िंदगी में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अर्पित,
अवेयरनेस लेके आता है। इसके लिए हम इसको थेरेपी भी नहीं, एक अवेयरनेस टेक्निक बोलते हैं। ओके। जैसे आपके लाइफ में अवेयरनेस लेके आता है तो जिससे आप आपकी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये मैं चीज़ें गलत कर रहा हूँ और इसको मैं कैसे ठीक हूँ, वही बोलते हैं, मेरे गुरु बोलते हैं, वही आपका आधा काम हो जाता है। हाँ हाँ, ये तो मैंने बड़ा ही अचंभित करने वाला लग रहा है। आप बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। मैं और थोड़ा गहराई में जाना चाहूँगा। इन द बिगिनिंग यू सेड कि मेरू यानी स्पाइन, तो आप सिर्फ स्पाइन पे काम करके सारा कुछ कैसे ठीक कर रहे हैं? ये सच्ची बोलूँ अर्पित, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे लॉजिक से सॉल्व नहीं होती है। जैसे हम बोले कि प्राणायाम करते हैं, हम प्राणायाम सिखाते हैं, तो प्राणा तो मैं बस सांस अंदर बाहर कर रही हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे पैर कैसे लाइट हो रहे हैं, मुझे एनर्जी कैसे बढ़ रही है, और मेरी नींद कैसे अच्छी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ आपके बॉडी में कोई ना कोई लेवल पे कनेक्टेड है। हमें लगता है कि आज ये तकलीफ मुझे यहाँ आई है, कि आज मेरा राइट कंधा दुख रहा है, लेफ्ट कंधा दुख रहा है, बट क्या पता इसका कोई रूट्स बहुत सालों पहले से है, या इसका रूट फिजिकल ना हो, या आपको चोट लगी है तो एक बात अलग है, बट उसके अलावा सडनली दुखने लग जाए तो यहाँ पर इसका रिलेशन कोई और आपके लाइफ में चलने वाली चीज़ के प्रति हो। ओके। और ये बहुत सारी जगह पर भी रिसर्च हुआ है कि हमारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग इमोशन से कनेक्टेड है। हाँ, yes, बहुत फॉरेन ऑथर्स ने ये लिखा, आप डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। yes, तो जब वो ऑर्गन्स के प्रति चीज़ें ठीक होती है, जो भी स्पाइन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आप ये टचेस से जब प्राणा मूव होता है तब चीज़ें हील होने लगती है। मैं और आप बोल रहे हैं इट्स जस्ट टच, यू डोंट इवन प्रेस? या सो आई मीन आई वुड से जस्ट शो योर हैंड, बट इट्स गोना बी लाइक दिस दिस दिस, Oh, that is the touch on the body. Of course there are some movements that we make people do, थोड़े से movements रहते हैं, जैसे bend करना पैर है, या हाथों को थोड़ा ऊपर करना है, ऐसे थोड़े बहुत movements रहते हैं जो obviously जो जैसा व्यक्ति, उनके physical कोई senior citizen है तो उनका वो पैर ज़्यादा bend नहीं हो सकता, फिर भी वो चीज़ें workout कर सकती हैं। ओके। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका जो बेसिक फंडा है, जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं पूछने के लिए ये होता कैसे है, तो बहुत ही एकदम लेमैन को बताने जैसे मैं बताती हूँ, जो बहुत यूज़फुल रहेगा। कि समझो एक नदी का पानी चल रहा है, और जहाँ जहाँ वो नदी का पानी खेत से जा रहा है, सब जगह पर फूल पौधे आते हैं, मछलियाँ, सब पूरा उसका फ्लोरा फौना होता है, और वो पानी हम पी भी सकते हैं, ठीक है। अभी अगर मैंने उस पर ब्लॉक डाल दिया, एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया, और पानी वहाँ का वहाँ रुक गया, तो फिर क्या होगा? उस पानी को धीरे धीरे स्टैग्नेंट होता है, स्टैग्नेंट हो जाएगा। स्टैग्नेंट होगा, फिर उससे क्या होगा? थोड़े टाइम बाद कचरा जमना हो जाएगा, स्मेल आ जाएगा। क्या अभी वही पानी उधर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? नहीं, वो मछली वो सब भी मर जाएंगे, और हम वो पानी पी भी नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति है जो पूरे शरीर में घूमती रहती है, अलग अलग प्राणा है, वायु है। तो प्राण शक्ति जब ऑर्गन सब जगह से घूमती है तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन की वजह से, जो हो सकता है आपका स्ट्रेस, आपका सिटिंग पोस्चर्स, पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, अभी के बचपन के, या हमको लगता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये जो सारे हमारे विचार है, जो हम रिलैक्स नहीं होते, या तो कुछ हद तक अर्पित कर्मा भी बोलते हैं। मेरे टीचर ने ये भी बताया कि कर्मा भी अगर है तो उस वजह से उस एरिया में ऐसे ब्लॉक्स आ जाते हैं जिससे प्राणा मूव नहीं हो रहा है। अब जहाँ प्राणा मूव नहीं हो रहा है, मतलब या तो प्राणा अटक गया है, या कम है, यस, या तो फिर है ही नहीं। जहाँ ये होगा तो क्या होने लग गया था? सड़ने लग गया। तो उस ऑर्गन में, उस सिस्टम में बीमारी के रूप से बाहर बीमारी के रूप से आता है। और हम क्या करते हैं? सिर्फ वो बीमारी को ठीक करते हैं, जबकि प्राणा को मूव ही नहीं करता। तो मेरु चिकित्सा क्या करता है? आपके शरीर में ही फ्री फ्लोइंग प्राणा है, जो आपको पता नहीं है। हम यूज करते हैं वो फ्री फ्लोइंग प्राणा टू पास थ्रू, उस जगह से पास करते हुए जहाँ पे वो अटका हुआ है या नहीं है, या कम प्राणा है। जब जैसे प्राणा मूव होने लगता है, वो ऑटोमेटिकली नरिश करता है, डिजीज जाना बाय प्रोडक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली आप रूट कॉज पे ही, जो जिस वजह से जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको आप ठीक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो यदि आप कुछ एग्जांपल शेयर कर पाए, आपने काफ़ी लोगों को थेरेपीज दिए, हज़ारों के संख्या में, आई थिंक डेली आप कितने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो यदि कुछ यादगार एग्जांपल दे पाए। मैं ज़रूर एक यादगार दो, मतलब वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है।
एक ज़रूर बताना चाहूँगी, जो मेरे बहुत इनिशियल, जब मैं टीचर भी नहीं बनी थी, मेरे खुद के केस स्टडीज़ चल रहे थे, तो तभी किसी को किडनी स्टोन हुआ था और वो उनका चौथे पांचवी बार हुआ था। उन्होंने मुझे पहले बताया नहीं था, तो बस वो मेरे पास योगा सीखने आती थी वो महिला, और उनको वो भरोसा मेरे पे हो गया था, तो मैंने उनको बोला अरे किडनी स्टोन है तो हम ये ट्राई करते हैं। तो भरोसा की वजह से मैंने उनके घर पे जाके सेशंस दिए। पहले कुछ सेशन के बाद चौथे पांचवें सेशन से, तो 15 सेशन का कमिटमेंट था, चौथे पांचवें सेशन में वो मेरे साथ रिलैक्स होने लगे और बोलने लगे कि ये तो मेरा पहली बार नहीं हो रहा है, ये 4-5 बार हुआ है। और जब जब मेरे फैमिली में कुछ तो टेंशन्स चल रही थी उनके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, फैमिली, करियर, बहुत सारी चीज़ें, वो जब भी टेंशन बिल्ड होती है, घर में झगड़े शुरू होते हैं, उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको इमोशंस हैंडल नहीं करने होते हैं, उनको किडनी स्टोन होता है। ये उनका खुद का चौथे पांचवें सेशन बाद अवेयरनेस आया और वो खुद मुझे सामने से बोली, ठीक है। ये फिर 7th-8th सेशन में वो महिला सेशन में उनको बहुत सारे इमोशंस आने लग गए, रोना, थोड़ा ये वो शेयर करने लग गई, वो खुद से रिफ्लेक्ट करने लगी कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे ये चीज़ कैसे डील करनी है, मुझे अगर ये करियर लेना है तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, ये उनके तरफ से आने लग गया। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ली और 13 सेशन तक वो महिला इतनी अवेयरनेस में आ गई थी, मैं सरप्राइज थी कि वो खुद बोल रही थी कि मुझे सेशन के दौरान मेरा स्टोन मूव हो रहा है, ये महसूस हुआ। तो मैं बोली ये तो मैंने भी कभी महसूस नहीं किया। और 15 सेशन हमने फिनिश कर दिए और मैं उसके बाद कहीं ट्रैवल कर रही थी और मैंने उनको बोला था आप रिपोर्ट्स निकाल दो, और उनका 7 mm का किडनी स्टोन था। वो रिपोर्ट उनके डॉक्टर ने 3 बार निकलवाई क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि किडनी स्टोन चला गया। ऐसे कैसे चला गया? क्योंकि हमको तो हैबिट है कि कुछ तो मेहनत होनी चाहिए, लाखों खर्च होने चाहिए और बहुत ये और वो होना चाहिए, मेडिसिन होने चाहिए तो ही ठीक होगा। हॉस्पिटलाइज हुए बिना कैसे कुछ भी नहीं। और मैं बताऊँ इसमें से 3 फायदे निकलते हैं। अब जब भी इसके पहले उसको किडनी स्टोन होते थे, वो बोलती थी कि मैं 1-1 हफ्ता रोती थी, दर्द होता था इतना जब निकलता है किडनी स्टोन। वो बोले ये टाइम कब निकला पता ही नहीं चला, एक बात। दूसरी बात, उनको जैसे कुछ करियर एसोसिएटेड करना था, फैमिली से वो करेज नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं कि मुझे ये चीज़ ज़िंदगी में करनी है, क्योंकि फैमिली टेंशन थे। वो बोले कि मैंने वो करेज गैदर किया, फैमिली से बात की, कम्युनिकेशन बेटर किया और वो मान गए और उन्होंने वो करियर परस्यू करना शुरू किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, उनको वो कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं तो वो होता है ना बोट के ऊपर वो पैराशूट जैसे लगाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी होती है, गोवा वगैरह में करते हैं। उनको बहुत सालों से वो करना था लेकिन अंदर से वो करेज नहीं था करने के लिए। तो वो मुझे उसके 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल करके बोलती है कि दीदी मैंने वो कर लिया। सही है। मेरे दोस्त ने बस बोला और कुछ तो अंदर से वो हिम्मत आई कि ये मैं कर सकती हूँ और उन्होंने वो कर दिया। वो इतनी खुश थी, तो इसलिए वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हर लेवल पे काम किया। और टचवुड मुझे ये बोलने का है अर्पित, अब इस चीज़ को 4 से 5 साल हो गए और उसको किडनी स्टोन वापस नहीं आया है। कि बहुत लोग बोलते हैं अभी होने के, अभी तो निकल गया वापस आए, पर इसी चीज़ को होते हुए मेरा भी सवाल यही था। 5 साल हो गए हैं, क्योंकि वो मेरी इनिशियल केस स्टडी थी और वो स्टोन वापस नहीं आया है। बहुत बढ़िया, ये तो अमेजिंग है। अरे आप जब ये बता रहे थे मेरे दिमाग में आया, मेरे ऑफिस में भी 2 दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसा हुआ है। मैंने उन्हें कैजुअली सजेस्ट किया कि अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी, जैसे मुझे पता था, लेकिन मेरे पास ऐसा एग्जांपल नहीं था कि हाँ ये हो चुका है। सो नाउ आई थिंक आई कैन डेफिनेटली नॉट जस्ट, आई वांट टू ऐड एन एग्जांपल, क्योंकि आजकल ये करंटली बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं। 2 एग्जांपल, एक था एक बच्चा जिसको पता नहीं सडनली डिप्रेस्ड हो गया था। वो टेबल टेनिस खेलता था, हार्डली 8-9 साल का। तो उसके पेरेंट्स बस नया है तो 3 सेशन बोले थे, हम 3 सेशन आपके ऊपर भरोसा रख के ट्राई करते हैं। और बच्चे बहुत अवेयर रहते हैं हमसे। बस वो उस फेज में डिप्रेशन में जैसे था, कुछ दोस्त ही नहीं बना रहा था, घर पे ही बैठा रहता था। तो पेरेंट्स तो कंसर्न कर रहे थे और वो टेबल टेनिस खेलता था, तो उसका गेम भी अफेक्ट हो गया था। तो उसके कोच ने बोला कि क्या है, आप कुछ करो, अच्छा प्लेयर है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने पहला सेशन दिया। दूसरे सेशन में वो बच्चे ने, जैसा प्राणा मूव हो रहा है, वो बच्चे का इतना अवेयरनेस, वो जैसे प्राणा मूव होता है वो अवेयर हो गया। वो फिगर आउट किया कि कुछ तो हो रहा है, प्राणा मूव हो रहा है, उस बच्चे को फील हुआ। और दूसरा सेशन हुआ। तीसरे सेशन के 1 हफ्ते बाद मम्मी का कॉल आया, बोल रहे थे आपने क्या किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि वो बच्चा
लास्ट एक हफ्ते में नीचे खुद से खेलने गया, पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला। उसने नए दोस्त बनाना शुरू किया, पेरेंट्स ने कुछ पुश नहीं किया। और दूसरा, उसके टेबल टेनिस के कोच ने बोला आपने क्या खिलाया है इसको, क्योंकि ये मुझे बहुत ये दे रहा था, मतलब मेरे को लगा था ये नहीं आ रहा है, बट वो मुझे कंपटीशन दे रहा था, इतना अच्छा खेलने लग गया बस ये 3 सेशन में। तो बच्चा वो थोड़ा जो भी डिप्रेशन स्टेट में था उससे निकला, और प्राणा मूव हुआ जो लो लग रहा था, तो उसने खुद ने उसको क्या करना है उसकी खुद की अवेयरनेस आई। दिस इज अमेजिंग, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल लाइक एलिमेंट्स दैट यू आर ट्रीटिंग, आप यानी मेंटल लेवल पे भी जाके काम हो रहा है इस चीज़ से। और तीसरा ये बताना था कि आजकल क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत फैमिलीज अफेक्ट हो रही है इससे, वो है कैंसर। तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ बताना कोई ये नहीं कि हाँ भाई इससे कैंसर ठीक होता है, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैंने खुद ने 4 से 5 केसेस किए हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अक्रॉस इंडिया भी लिए, उनको भी यही सक्सेसेस मिले हैं। तो एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर कन्वर्टेड इनटू कैंसर स्प्रेड हो रहा था, तो ऐसा पूरे बॉडी में चला गया था, और उन्होंने अच्छे खासे 15-20 सेशन लिए थे, डाइट वगैरह चेंज किया था, और भी चीज़ें उन्होंने लाइफ में चेंज लेके आई थी, और वो एकदम उस एटीट्यूड में थी अर्पित कि हाँ मुझे ये बदलना है, हाँ जैसे चल रहा है वैसा नहीं, हाँ मुझे ये चीज़ें बदलना है, उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगी, वो एटीट्यूड आ गया था। और उन्होंने धीरे धीरे किया, इसको साधारण 1 साल लग गया विद द सेशंस, और उनका कैंसर 100% ठीक हो गया है। उसके अलावा एक मेल को इस थेरेपी पे भरोसा नहीं था, बस किसी ने फोर्स किया था, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो वो उनके लिए आए थे। उनका आई थिंक प्रोस्टेट कैंसर था, और बहुत बड़ा लंप था जो सर्जरी से भी नहीं निकलने वाला था, कि सर्जरी के लिए भी लिमिटेड साइज होती है, वरना रिस्की हो जाता है। तो भरोसा नहीं है, फिर भी वो बोले कि ठीक है हम आपके लिए 5 सेशन आएंगे। तो ही केम लिटरली 5 सेशन के लिए अर्पित, और वो सेशन के बाद उनका इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 50% कम हो गया। इन 5 सेशंस 50% कम हो गया। पहले तो वो डिनाइल में थे, नहीं कुछ नहीं ठीक है, पर उनके रिपोर्ट में वो आया, और फिर उन्होंने सर्जरी से वो बाकी का निकलवा दिया। वो उनकी चॉइस थी, भले शायद और रुकते तो वो पूरा भी निकल जाता, बट इतना बड़ा भी चेंज हमने देखा है। ऐसे ऑब्वियसली बहुत सारे अनगिनत स्टोरीज। ये एक सेशन कितना टाइम चलता है? एनीवेयर बिटवीन 20 to 40 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन 20 से 40 मिनट, डिपेंडिंग ऑन उसके साथ हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐड करते हैं जो इसी के पार्ट है, या कभी कुछ थोड़ा बहुत बात करना होगा तो, और अगर इन केस उनको कहीं कुछ शेयर करना हो, सेशन के बाद शेयर करना हो कि उनको सेशन में उन्होंने क्या नोटिस किया है, तो ऐसा सब ओवरऑल मिला के मैक्स 45 मिनट्स, बट ऑन द टेबल जब ये थेरेपी होती है तो 20 से 25 मिनट, मैक्स 30 मिनट्स तक ठीक रहता, तो इतनी लंबी भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जैसे मुझे पता है कि आप सिखाते भी हो बाकी लोगों को कि चिकित्सा, ये मेरु चिकित्सा कैसे देना है, तो जो लोग ले रहे हैं उनको तो आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए। आई थिंक एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड, इट लुक्स लाइक। तो जो दे रहा है उसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है, यानी ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा कि भाई सामने वाला ठीक हो रहा है, उसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स है? उसके अलावा इसका भी बेनिफिट अर्पित बहुत ही डीप है। जैसे कि ये थेरेपी है ना, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ सेशन दे रही हूँ और मैं अपने लाइफ के स्ट्रेस में अटकी हुई हूँ। ये बोल सकते हैं इसका ब्लेसिंग भी है कि ये तब काम करता है जब आप अवेयर हो खुद, और आप खुद देने वाले प्रेजेंट मोमेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा माँ के पास आया और माँ फ़ोन पे बिजी है, तो और ऐसे ही वो बच्चा ग्रो होते रहा, कॉमन है आज, बच्चा ऐसे ग्रो होते गया तो उनमें वो आता है ना कि मुझे वो अटेंशन नहीं मिला, मुझे वो प्यार नहीं, वो डेवलप होता है, तो वो फ़र्क तो पड़ गया उनके ऊपर। वैसे ही सेशन में जितना बेटर थेरेपिस्ट उस प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जो वेव्स ऑफ एनर्जी नोटिस करता है और उस भाव से देता है, उनकी अपनी खुद की साधना भी होती है या मेडिटेट करते हैं, ऑफ कोर्स उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप जैसे खुद ये देते हो, क्योंकि आप इतना प्रेजेंट मोमेंट में रहने की खुद से हैबिट डालते हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट बहुत कंसेप्ट बन गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो ना, क्या है वो पास्ट फ्यूचर में क्या रहता है, कोई भी आके हाँ बस ज्ञान तो फ्री में मिलता है। लेकिन ये थेरेपी में आपको, ये चिकित्सा में आपको जीना पड़ता है। तो आप जीते हो जब प्रेजेंट मोमेंट में, हर बार 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट जब सेशन देते हो, वो ज्ञान के साथ, इसके साथ थोड़े और भी नॉलेज एसोसिएटेड है, ज्ञान एसोसिएटेड, वो जब जीने लगते हो तब
आपके जीवन में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि आप जितने प्रेजेंट रहते हो आपका प्राणा फ्लो बेटर होता है, आपके डिजीजेस दूर होने लगते हैं, आपका स्पाइन स्ट्रांग होता है, नहीं, यानी आपकी हम लोग मनस्थिति बेटर होती दे है, रहे हैं और खुद का भी ठीक हो रहा है। खुद का भी ठीक होता है। वाह, खुद ओके। के जीवन में तो हाँ। ये भी एग्जांपल मेरे पास है कि ये राजस्थान की स्टोरी है। मेरी फ्रेंड टीचर है, उनकी एक स्टूडेंट है जिनको खुद को कैंसर था, वो थेरेपिस्ट बनी, ओके। मतलब बेड रिडन हाँ। नहीं थी ऑफ कोर्स, हाँ। वो थेरेपिस्ट बनी और वो खुद से भी थोड़े सेशंस लेती थी और वो खुद देना शुरू की। उनका कैंसर का रिपोर्ट्स बेटर होने लग गया है सिर्फ देख के। वो वाह, थोड़े भी हाँ, लेते क्योंकि हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों सीखे थे तो वो भी अच्छा, ले रही थी, हाँ, बट हाँ, वो देने लग गई और उनको इतना पसंद आया कि उनमें वो परिवर्तन आए। जैसे हम जैसे ग्रो होते तो हम बाउंड्रीज डालना मुश्किल हाँ, होता हाँ, है, हाँ, नो बोलना मुश्किल होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हम अपने में डेवलप करना चाहिए, जैसे पर्सनालिटी हाँ, डेवलपमेंट है या बिहेवियरल हाँ, डेवलपमेंट है या हाँ। ज्ञान यूटिलाइजेशन है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। बहुत प्रेजेंट बढ़िया। मोमेंट में है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो ज्ञान जिंदगी में बेटर उतरता है और आप भी ग्रो होते हो एट अ मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल एज वेल। बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है जो भी ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं उनको तो ज़रूर लगेगा कि ये सीखना चाहिए। तो यदि आप बता पाए ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है कि यदि किसी को मेरु चिकित्सक बनना है तो कैसा रहता है? अर्पित, ये कैसा है ना, खाना बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है, बराबर। हाँ, सही बात अब है। औरतों को बोलेंगे खाना बनाना है, आजकल मेन ऑल्सो आर सच अमेजिंग कुक्स, तो कुछ लोग को तो मजा आता है कि यार चलो आज बराबर, बच्चे हाँ। के लिए क्या बनाए, इनके लिए क्या बनाए, पर वही जिसको बिल्कुल भी आता नहीं है या वो स्किल सीखने की भी इच्छा नहीं है या फिर- नहीं है हाँ। या मन नहीं है या मैं क्यों सीखूं या मुझे मिल जाता है खाना, मुझे कैसे, तो उनके लिए मुश्किल भी है। ये भी कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ओके। अगर आपका वो मन है कि मुझे हाँ खुद में भी परिवर्तन चाहिए, क्योंकि ये करते समय इतना याद रखना कि खुद में भी परिवर्तन होता है और क्या आप रेडी हो उस परिवर्तन के थ्रू जाने को, ओके। क्योंकि जब तक यहाँ बदलाव भी नहीं होता है, आपका प्रेजेंस चेंज होता है और आप देखेंगे आपके सेशंस में बदलाव ज़्यादा फास्ट है। ओके। राइट, जैसे कोई डॉक्टर बहुत सालों से प्रैक्टिस होता है, वो बस रिपोर्ट देखते तो उनको पता रहता है ये है, ये वैसा ही। आप कितने साल से आप ध्यान कर रहे हो या आप ज़्यादा एम्पैथी रखते हो लोगों के प्रति, तो आप ज़्यादा बेटर प्रैक्टिशनर बन सकते हो, तो आपके लिए आसान होगा। एज सच प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत आसान है, हाँ, हाँ। पर हमने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। जैसे हम अभी गांव में जाते हैं, वहाँ लोग इतने इनोसेंट रहते हैं, उनके लिए ज्ञान तो कितना नेचुरल होता है और उनकी लाइफ माइंड कितना सिंपल रहता है। शहर में आके थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो देखने जाए तो बहुत ही आसान है क्योंकि कुछ नहीं है, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जेंटल टचेस देख के ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। पर अगर आप आपके मन के ड्रामे में, मन के जो भी चलते रहता है स्टोरीज में अटकेंगे, तो आपके लिए वो मुश्किल होगा। ओके। बट ये आपका डिसीजन है कि हाँ मुझे बदलना है, तो फिर वो धीरे धीरे आसान हो सकता है। बढ़िया। और इसका टाइम कमिटमेंट यानी कितना टाइम लगता है सीखने के लिए? तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 सेमेस्टर्स में सीखते हैं, हर सेमेस्टर बस 5 दिन का रहता है। ओह, ओके। हाँ, हाँ। तो ये 6 इंजीनियरिंग महीने जैसे का नहीं है। हाँ। नहीं, तो एक सेमेस्टर 5 दिन है, हाँ। बट उसके बाद आपको जाके प्रैक्टिस करना होता है सिर्फ अपने नज़दीकी लोगों पे, क्योंकि आप सीख रहे हो। हाँ। तो एज सच ये बताना बहुत ज़रूरी है अर्पित कि ये थेरेपी देने से कुछ भी गलत या गड़बड़ नहीं होता है। इसके लिए इसका क्वालिफिकेशन कोई मेडिकल डॉक्टर या कुछ इंजीनियर, साइंस स्टूडेंट, ये कुछ भी नहीं है। कोई भी सीख हाँ, सकता तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन क्योंकि आप किसी को पेन में दे रहे हो तो उनका अपने पैर ढंग से उठाया नहीं या मोड़ दिया, वो सेंसिटिविटी नहीं रहती है देते समय एज अ थेरेपिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर। इसके लिए हम पहले ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर तक अलाउ नहीं करते कि आप पीड़ित लोगों को दो। आप पहले आपके फैमिली फ्रेंड्स में दो, वो कंफर्टेबल हो जाओ, बात कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, पैर मूव करना है, कितना करना है। तो ये 5 दिन सीखोगे, आपको अराउंड 1 से 1.5 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करना है, 30 सेशंस अप्रॉक्सीमेटली, फिर आप वापस नेक्स्ट सेमेस्टर सीखोगे। ऐसा करके ओवरऑल ये 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ओके। और उसके बाद आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन अगर चाहिए तो उसके आपको 2 केस स्टडीज़ करनी पड़ती है।
फॉर्म्स फिल करने होते हैं, इवैल्यूएशन होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल, और उसके बाद तो ओवरऑल इसको करने को 1 साल पकड़ लो लग जाता है। उसमें आप थेरेपिस्ट बन जाएंगे। इसमें आप थेरेपिस्ट बन जाते हो। बट बहुत इस बढ़िया। जर्नी में भी इस 1 साल में आप बदलते हो, और इसके दौरान भी जैसे 3rd सेमेस्टर से लेके वो मिलने तक आप जब केस स्टडीज करते हो, उसमें भी आप लोगों को अराउंड 5-6 मंथ्स के बाद पीड़ित लोगों को भी देना शुरू कर सकते हैं, अच्छा, फिर टीचर्स के गाइडेंस के अंडर। हाँ, आपने आप जब ये बता रहे थे कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देंगे, तो एक सवाल उठ रहा है कि यदि किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो वो मेरू लेके क्या करेगा, या फिर उसको व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें क्या, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। तो मेरी एक क्लाइंट थी जो ऐसे कि कोई बोलता है यार मैंने ये ट्राई किया, तू ट्राई कर ले, बहुत मस्त लग रहा है, मेरे को ये रिलीफ मिला, वो रिलीफ मिला। तो वो बोली यार मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हाँ लेकिन तू आ जा, मस्त लगेगा, मेरी दोस्त है तो ले ले। तो ऐसे करके एक महिला आई थी मेरे पास, आउट ऑफ मैं बोली वो मैं 3 लूँगी करके उन्होंने पहले बताया। अर्पित तो बिलीव नहीं करोगे, वो 3 के जगह उस वो ड्यूरेशन में 22 सेशन लेके गई। ओह, ओके। और क्यों? उन्होंने मुझे बाद में बोला कि वो इस दौरान ध्यान करती थी और योग वशिष्ठ पढ़ती थी। ओके। और अगर आपको पता हो योग वशिष्ठ पढ़ना कोई आसान बहुत बात गहन है, नहीं हाँ। है। मतलब मैं अभी खुद 3री-4थी बार पढ़ने की कोशिश ही कर रही हूँ, पर वो समझना इतना मुश्किल है। हाँ। वो महिला ने मुझे बताया कि जब से मैंने मेरू चिकित्सा लेना शुरू किया है, मेरा एक तो ध्यान बहुत गहरा हो गया है। बोली इतना गहरा ध्यान सालों से नहीं हो रहा था, बहुत पहले होता था जब नहीं सीखी थी, फिर कहाँ पता नहीं खो गया था, जिंदगी में खो गए थे, वो ध्यान भी खो गया था। अब ध्यान गहरा होने लग गया है और मैं सडनली उसके बाद से खोलने लगी तो मुझे योग वशिष्ठ समझने जैसा लग गया है, और लगता है मैं और पढूं और समझूं। तो इसलिए जब मैं बोलती हूँ कि ये सिर्फ आपके फिजिकल एलिमेंट्स नहीं, बट उससे उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ा, उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये लोग बहुत बोलते हैं कि आपका डेली लाइफ तो ठीक चल रहा है, कुछ दर्द वर्द नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ी एनर्जी की कमी है, और सबको कहीं ना कहीं पर्सनल डेवलपमेंट करना ही है। तो मेरू चिकित्सा का आप अवेयरनेस यूज़ करके आपकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, एक थे जिनको तभी थोड़ा सा बैक इशू था तो आके ठीक हो गए, पर उनके मन में सालों से चल रहा था कि मुझे कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे ना खुद का कुछ शुरू करना है, लेकिन हिम्मत नहीं थी करने की। वो होता है ना कैसे जॉब छोड़े, फैमिली ये वो। तो बस मेरू चिकित्सा लेके उनकी पीठ एकदम से ठीक हो गई, 4-5 सेशन में ठीक हो गए। और उन्होंने बात करते करते उन्होंने खुद से बोला कि मेरी इच्छा है, और आपसे सेशन लेते लेते अभी वो मेरी इच्छा स्ट्रांग होते जा रही है कि ये दबी हुई इच्छा को अब मुझे लगता है कि मैं हिम्मत रखता हूँ जॉब छोड़ के बिज़नेस शुरू करने का। और अभी उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, उनका अराउंड 8 महीने से 1 साल हो गया है। और मुझे लग रहा है मैं शायद मेरू पहले लेता तो यूट्यूब चैनल जल्दी चालू कर लेता। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप जैसा बता रहे हैं इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपने स्टार्टिंग में बताया आपने CST सीखा है, आप बाकी भी अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज पे काम करते हैं, तो मेरू में और ये बाकी जो टेक्निक्स अवेलेबल है उसमें क्या डिफरेंस है, या उस पर आप यदि थोड़ा कुछ बता पाए? हाँ ज़रूर। तो कैसा होता है ना अर्पित कि कोई थेरेपी ऐसे ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं होती है। जैसे आयुर्वेदा का अपना स्थान है, मेडिकल साइंस एलोपैथी का अपना स्थान है, होम्योपैथी का अपना स्थान है, सब चीज़ योगा का अपना स्थान है। हाँ। तो कोई ऊपर नीचे नहीं होता। इट इज़ जस्ट लाइक जब जिसकी ज़रूरत पड़े तो लेना चाहिए। हाँ। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए है तो हमको एलोपैथी मेडिसिन के पास इमीडिएटली जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत हो तो वैसा उसका महत्व है। लेकिन ये कैसा है ना, जैसे आइसक्रीम के फ्लेवर्स है। सही है। तो जैसे किसी को मैंगो पसंद है, वेनीला पसंद है, हाँ अगर मैं मैंगो फ्लेवर खाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे बटर स्कॉच खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये थेरेपीज़ में जैसे आपका डिजीज़ है या इश्यूज़ है, कुछ थेरेपी या इंसान है उनको, जैसे कुछ लोगों को ना दबाए तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे वो दबाए, हाँ, तो मुझे सेटिस्फैक्शन लगता है, ऐसा लग रहा है हल्का लग रहा है। हाँ। तो उनके लिए जैसे रक्केनो थेरेपी है, यहाँ पे भी उसका पॉडकास्ट हो चुका है। तो रक्केनो थेरेपी के लिए है। मैंने देखा है कि जिसको बहुत स्ट्रेस है, उनके साथ जब मैंने स्टार्टिंग में CST दिया है तो उनका स्ट्रेस इमीडिएटली कम हो गया है। तो मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ थेरेपीज अमेजिंगली काम करती है, और उसमें कुछ लोगों का अपना प्रेफरेंस होता है कि मुझे वो शांति से सोने वाला नहीं चाहिए, बट मुझे वो मसाज टाइप वाला चाहिए। मसाज है नहीं, हाँ कि भाई वो लेग प्रेस हो, जापानीज थेरेपी जो पैर से देते हैं, उससे मुझे बेटर लगता है। तो अगर क्लाइंट्स या लोग क्लियर है कि उनको ये थेरेपी उन्होंने ली है, ये मुझे अच्छा लग रहा है,
तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ वो दूँ उनको, ताकि उनका प्रोग्रेस फास्ट हो। लेकिन जब मुझे पता है कि इनका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है या कैंसर है, तो मैं उनके लिए बोलती हूँ कि नहीं, आप मेरू चिकित्सा मेरे एक्सपीरियंस से जाओ और आप लेना शुरू करो। तो उनको वो रिजल्ट आता है। तो और अगर इसको पता ही नहीं क्या है, तो क्योंकि मैं ऐसे 5-6 थेरेपीज देती हूँ, तो मुझे जो उसमें से 2-3 लगते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे, वो भी ऑन एन एनालिसिस ऑफ, जब हम कंसल्टेशन करते हैं कि क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स रहे ज़िंदगी भर के, तो उसके मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन डज नॉट मीन एक ही दिन पे सब दे रहे हैं, अलग अलग दिन पे हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, ताकि फिर उनके अलग अलग इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं। और ऐसा भी है कि हमने सिर्फ मेरू चिकित्सा करके भी ठीक हुए हैं, सिर्फ रकेनो करके भी ठीक हुए, या कहीं किसी के कॉम्बिनेशन करके उस व्यक्ति के मुताबिक हमने किया अलग अलग दिन पे। ऑफ कोर्स तो कोई ऊपर नीचे नहीं है, प्रेफरेंसेस है। और मैं विथ माई एक्सपीरियंस ऑफ 8 years ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न कम ऑन दिस फील्ड, ये ऑल्टरनेट थेरेपीज के फील्ड पर, मैं जब डिजीज समझती हूँ, इंसान को समझती हूँ, तब मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये भी सजेशन है, हो सकता है देते समय लगे कि दूसरी बेटर है। अच्छा, मैंने पढ़ा था कि मेरू से यदि बॉडी में डिसअलाइनमेंट है, या फिर मेरे फैमिली में भी मैंने देखा है, या फिर आजकल मोबाइल की वजह से लोगों का थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा हो गया है, तो वो भी ठीक होता है? मैं अर्पित, एक मैं कैंप कर रही थी नवी मुंबई में, वाशी में। एक 75-80 year old केरलाइट वुमेन आंटी थी, ओल्ड, वो आई थी इतना लेके, और वो ऐसी पूरी, मतलब ये भी था और ऐसे पूरी टेढ़ी भी थी, पर उनके चेहरे पे स्माइल थी। मतलब वो फिजिकली ये हो चुका था, और वो एकदम रेडी थी सेशन लेने के लिए। उनको बोला ऐसे करना है, वो एकदम हाँ थी। तो मुझे उन्होंने पॉजिटिव चेंज पहले दिखा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ, कि हाँ मुझे ठीक होना है, हाँ मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, हाँ मैं होमवर्क करूँगी। उनके वो एटीट्यूड से पता चल रहा था। और जैसे उन्होंने पहले दिन लिया, तीसरे दिन अर्पित वो यहाँ, और ऐसे जो इतना लीन कर रही थी, वो इतनी और इतनी आ गई 3 सेशन में, 3 दिन के सेशन में। तो आपका स्पाइन, जैसे स्कोलियोसिस होता है जिसमें स्पाइन ऐसा एस शेप ले लेता है, हमने स्पाइन सीधे होते देखे, बेटर होते देखे। इतना मैजिक है, क्योंकि इसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कैसा होता है कि अगर कोई रास्ते से पानी जा रहा है, तो वो पानी कैसे पत्थरों को मोड़ के तोड़ के सालों से उसे ठीक करता है। अब उसको हम जबरदस्ती पत्थर लाके अगर रखेंगे, पानी वापस उसे तोड़ के जाएगा। तो पानी का ही पैटर्न और स्वभाव है ऐसा जाना उस रास्ते से, तब वो रास्ता बना है नदी का। करेक्ट? ऐसे ही हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आए हैं, वो ये सारे पैटर्न्स के वजह से आए हैं। तो हम जबरदस्ती का चीज़ों को तोड़ के जगह पर डालने की कोशिश करेंगे, तो हमने देखा कि वो कुछ टाइम तक सीमित रहता है। जैसे कि आपने टेम्पररी, बच्चा रो रहा है और चॉकलेट दे दिया, तो टेम्पररी सोल्यूशन आ गया। उसको पता है भी मम्मी वापस रोएंगे तो देंगे, तो वो उसका पैटर्न है। तो पैटर्न तोड़ने के लिए मम्मी क्या करती, ठीक है रो। ये उन्होंने उसका बिहेवियरल चेंज किया है। ऐसे ही मेरू चिकित्सा के अवेयरनेस टेक्निक से आपके ये सारे एस्पेक्ट्स पे चेंज आने लगता है। बिहेवियर चेंज हुआ, स्पाइन चेंज हुआ। हम स्पाइन चेंज करके बिहेवियर चेंज नहीं करें, हम बिहेवियरल चेंजेस है या जो भी पैटर्न चेंज है, ऑटोमेटिकली स्पाइन चेंज हुआ। और क्योंकि वो रूट से उनका बाकी सब चीज़ें ठीक हुई है, फिर अब जब स्पाइन ठीक होता है तो वो पैटर्न वापस नहीं आता, क्योंकि पैटर्न ठीक हो गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जबरदस्ती वाला ठीक करना नहीं है, या टेम्पररी ठीक करना नहीं है। रूट कॉज पे और नेचुरली ठीक हो रहा है। अनलेस वो इंसान वापस आता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही रहूंगा, तो उनको तो भाई भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेरू चिकित्सा का बेसिक प्रिंसिपल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और ये भी समझना। ये मेरे टीचर ने बोला था कि जो भी आपकी ज़िंदगी में डिजीजेस आते हैं, जैसे मुझे स्लिप डिस्क आया या मुझे हेल्थ इश्यूज आए, उससे मैं शरीर के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड रखी, उसका ख्याल रखना सीखी। स्लिप डिस्क के वजह से लगता है अच्छा आज मुझे इतने सारी चीज़ हुई, उसके वजह से आज मैं लोगों का दर्द भी समझ सकती हूँ। तो जब भी कोई डिजीज़ आती है, उसको आप मुझे ये हुआ है कंप्लेन करना, दुख करना कि मुझे क्यों ऐसा होता है, उससे बाहर निकल के हम इस डिजीज को एक गिफ्ट के जैसे समझें। ये गिफ्ट दिया है ताकि हम इससे सीखें।
ये एक साइकोलॉजी में भी बोला जाता है ना कि अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में है और आप उससे डील करना नहीं सीख रहे हो तो भगवान और ऐसा व्यक्ति भेज देते हैं हाँ। कि आपके वो फॉर्म नहीं, दोस्त नहीं तो आपकी माँ नहीं तो सासू माँ के फॉर्म में वो आते हैं आपको वो चीज़ सिखाने के लिए। जब तक आप सीखोगे नहीं नेचर वो करते रहेगा। हाँ। ये भी वैसा ही है कि डिजीज आपको आया है कुछ सुधारने के लिए, कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, कुछ ज्ञान के लिए, आपका एटीट्यूड ठीक करने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए। जब आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डिजीज त्रास से क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, वो एटीट्यूड बदलता है तो ये ऑल्टरनेट थेरेपीज खुद से काम करने लगते हैं, क्योंकि आपको कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई दूसरा इंसान कर ही नहीं सकता, आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप किचन में सब्जियां काट रहे हैं और कट गया, खून आने लग गया, अब बताओ उसको ठीक कौन करता है? बराबर। आप तो हल्दी लगा लोगे, बैंडेड लगा दोगे, पर अंदर से स्किन, मैं बोल रही हूँ उसको स्किन बनाओ। हमारा माइंड बॉडी इंटेलिजेंस इतना हाई है कि वो खुद से ठीक करता है। फ्रैक्चर डॉक्टर तो बस कास्ट लगाते हैं। ये मुझे पहले बार चमका है। थैंक यू फॉर दैट। बोन अपने आप जुड़ कैसे रहे, मैं बोल रही हूँ बोन को जुड़ने के लिए तो इनहेरिट इंटेलिजेंस है, और आई थिंक मेरू में अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज में उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि बॉडी हील करे खुद को। एब्सोल्युटली। वाह, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये टेक्निक सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, इतना ज़रूरत है लोगों को। यानी अलग अलग बीमारियां हैं, उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, और दवाई खा के एक ठीक करते हैं और दूसरा कहीं पे कुछ ख़राब करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यदि लोगों को ये मेरू चिकित्सा का सेशन लेना है या फिर सीखना भी है तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप ऑनलाइन जा सकते हो आर्ट ऑफ लिविंग के वेबसाइट पे। फिलहाल आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ही मेरू चिकित्सा सिखाया जाता है ऑफिशियली, तो अब उनके वेबसाइट पे नंबर्स है, आप जहाँ जो भी सिटी में रहते हो, अभी एटलीस्ट अगर मैं बोलने जाऊँ तो 15 से 20 सिटीज़ में ये बहुत टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में प्रैक्टिशनर्स बन रहे हैं। कुछ जहाँ बन भी गए हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एक्टिवली, और हम चाहते हैं ये और गांव-गांव तक जाए। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, और या तो फिर अगर आप कोई टियर 3 सिटीज़ में हो जहाँ आया नहीं है तो आप उतना 5 दिन जो भी सिटी में हो रहा है वहाँ पे आप आके सीख सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो आर्ट ऑफ लिविंग के अलावा यानी फिलहाल और कोई दूसरा इतना नहीं सिखा पा रहा है? फिलहाल मेरू चिकित्सा ये ज्ञान सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ने ही रिवाइव किया है। यस, आर्ट ऑफ लिविंग इज डूइंग अमेजिंग जॉब, इजंट इट? एब्सोल्युटली। लाइक कितने सारी चीज़ों को रिवाइव कर रहा है ये। जैसा आपने मेरू के इतना एग्जांपल लिए, कितना फ़ायदा हो, यानी मैं सोच रहा हूँ और मैं भी लूँगा आगे जाते हुए सेशंस इसके। थैंक यू वेरी मच। सो एनी मैसेज, लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके शरीर और आपके खुद के प्रति जितना ग्रैटिट्यूड रहेगा कि ये शरीर मिला है और इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि डॉक्टर को दे दिया या बस हमने जब कभी थेरेपी दे दिया इंसान को तो अभी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब हम खुद अपने शरीर के, मन के, अस्तित्व के, इवन स्पिरिचुअल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ज़रूर हमें मार्ग मिलता है और वो डिजीज़ ठीक होने लगते हैं। तो कंप्लेन मोड से बाहर आइए, जिम्मेदारी लीजिए, और ज़रूर आप इसमें से बेटर हो सकते हैं। ये जानिए आप इसमें से ज़रूर बाहर निकल सकते हैं, बस ये थोड़ी सी शिफ्ट आने की ज़रूरत है। और आप डेफिनेटली मेरू चिकित्सा अल्टरनेट थेरेपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर उसके साथ आप दूसरे जैसे मेडिकल थेरेपीज़ भी आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ये भी चीज़ साथ में ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो इसका कुछ एंटी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं, ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि प्राणा के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ काम करेगा। इनफैक्ट हमने देखा है कि उनके एलोपैथिक मेडिसिन का इंटेंसिटी कम होता है इवेंचुअली। या तो मेंटल डिसऑर्डर है या कैंसर है तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं अरे नहीं आपका फ़ायदा इतना अच्छा हो रहा है तो आप ये मेडिसिन कम करो, जिसका और कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो आप ही सोल्यूशन हो आप ही के प्रॉब्लम्स के लिए, ये आप जानिए और मेरू चिकित्सा ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू दीप्ति वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग मी एंड स्प्रेडिंग दिस वंडरफुल नॉलेज। नमस्ते, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी एज अर्पित। एंड ये ज्ञान सब तक पहुंचाने की आपने जिम्मेदारी ली है, और यही नहीं आप और भी बहुत सारा कर रहे हैं।
ये आपका जो भाव है, मैं बोलना चाहूँगी अर्पित जी खुद बहुत प्रोफेशनली अपना काम करते हैं, वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं, बट वो चाहते हैं कि ये ज्ञान लोगों तक जाए, तो उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल चालू करने का पीछे का मकसद भी यही था कि आर्ट ऑफ लिविंग की कई लोगों को पता नहीं था कि मेरू मरमा ये अवेलेबल है हमारे पास, तो और वो यानी पेन में जी रहा है, दवाई खा रहा है। सो थैंक यू एनीवे। धन्यवाद।